मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएं, अक्कल दाढ़, शरीर पर बाल आदि अवशेषांग मनुष्य के शरीर में दिखाई देती हैं। निरीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए। निम्न आकृतियों का निरीक्षण कीजिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ विविध प्राणियों में कुछ अवशेषांगों की खोज कर वे दूसरे प्राणियों में किस प्रकार उपयोगी हैं, खोजिए तथा इस विषय की जानकारी अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए तथा दूसरों को भेजिए। जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। आपको ऐसा प्रश्न निर्माण होता होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व कौन से सजीव अस्तित्व में थे? ये आप कौन बता सकेंगे? इसका रहस्य पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेष वह चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म, फॉसिल कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन यह उत्क्रांति के अध्ययन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है और उस समय से उनके शरीर से C14 का कम होना, यह एक ही प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। C12 ये रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति अथवा प्राणियों में C14 तथा C12 इनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है। किसी वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय काल उनमें C14 की सक्रियता और C14 तथा C12 का अनुपात ज्ञात कर कालावधि का मापन किया जाता है। इसे ही कार्बन आयु निर्धारण, कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसका उपयोग पुरातन अवशेष शास्त्र तथा मानवीय वंश शास्त्र में मानवीय अवशेष अथवा जीवाश्म तथा हस्तलिखितों का काल निर्धारण करने के लिए होता है। इस प्रकार की तकनीक द्वारा जीवाश्मों की काल मर्यादा निश्चित कर उन्हें काल गणनानुसार एक परिच्छेद में बिठाकर उस समय विद्यमान सजीवों की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। इसी आधार पर असमपृष्ठ रज्जु प्राणियों से धीरे धीरे समपृष्ठ रज्जु प्राणियों का उद्गम होता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का परिचय। कार्बन आयु निर्धारण पद्धति यह प्राकृतिक कार्बन 14 C14 के किरणोत्सारी क्षय पर आधारित है। यह विलार्ड लिबी इनके द्वारा 1954 में विकसित की गई। इसके लिए उन्हें 1960 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पद्धति से निकाले गए विविध पदार्थों के आयुर्मान रेडियो कार्बन नाम पत्रिका में प्रसिद्ध किए जाते हैं। निरीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए। निम्न आकृतियों का निरीक्षण कर दिखाई देने वाली विशिष्टताओं पर चर्चा कीजिए। कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे 2 भिन्न समूहों से संबंध जोड़ा जाता है। इसलिए उन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। उदाहरण, पेरिपेटस इस प्राणी में सखंड कृमि प्राणियों जैसे खंडभूत अंग, पतले उपकर्म तथा पार्श्वपाद अवयव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपाद प्राणियों की तरह वासन नालिका और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है।
इससे स्पष्ट होता है कि पेरिपेटिस, यह एनलिडा और संधिपाद प्राणी, इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। उसी प्रकार डक बिल प्लेटिपस, यह प्राणी सरीसृप प्राणियों से और उभयचर प्राणी, ये मत्स्य वर्ग प्राणियों से उत्क्रांतित इस ओर निर्देश करते हैं। भ्रूण विज्ञान का प्रमाण, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। निरीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए। आकृति 1.10 में कुछ प्राणियों के भ्रूण वृद्धि की अवस्थाएं दी गई हैं। इन अवस्थाओं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए। साथ की आकृति में विविध समपृष्ठ रज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफी समानता दिखाई देती है और विकास के अगले चरण में भिन्नता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता से सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पति तथा प्राणियों के असंख्य नमूने इकट्ठा किए और उनके निरीक्षण से डार्विन ने जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रसिद्ध किया। डार्विन ने इसके लिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पुस्तक भी प्रसिद्ध की। इसमें स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जो एक प्रकार से जानलेवा होती है। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है, परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। डार्विन का प्राकृतिक चयन का ये सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बहुत दिनों तक सर्वमान्य रहा, परंतु बाद में उसमें भी कुछ विषयों के संदर्भ में विरोध किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 1. प्राकृतिक चयन ये एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। 2. उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। 3. धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। वैज्ञानिकों का परिचयन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882। इस अंग्रेज जीव शास्त्री ने उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रतिपादन किया कि सजीवों की सभी प्रजातियां एक समान पूर्वजों से क्रमशः एवं हजारों वर्षों के कालखंड में विकसित हुई हैं। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया। लैमार्कवाद, लमार्किज्म। उत्क्रांति होते समय सजीवों के शरीर रचना में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर निर्भर है, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहा है। इसके भी आगे जाकर उन्होंने ऐसा कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तानकर पेड़ों के ऊपर पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। उसी प्रकार से
लोहार के कंधे के प्रहार से मजबूत हुए शुतुरमुर्ग, ईमू आदि पक्षियों के पंख उपयोग में न लाने के कारण कमजोर हुए। हंस, बतखों के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए, अथवा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते करते अपने पैर गंवा दिए। ये सभी उदाहरण उपर्जित विशेषताएं, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इस स्वरूप की होने के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होती गई। यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स या लैमार्कवाद का सिद्धांत है। विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से शरीर अंगों का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जाते। इसकी बार बार जांच की गई और लामार्क के द्वारा प्रतिपादन सिद्धांत गलत साबित हुआ। सजीवों के जीवन काल में जो विशेषताएं उन्होंने संपादित की हैं, वे संपान की ओर संक्रमित हो सकता है। इसे ही संपादित गुणों का अनुवंश कहते हैं। परिचय, वैज्ञानिकों का परिचय। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क 1744 से 1829। उत्क्रांति के पीछे उन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार होता है, ऐसा विचार लैमार्क इन्होंने रखा। इस फ्रेंच वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रत्येक प्राणी अथवा वनस्पति अपने जीवन काल के दरमियान परिवर्तित होते हैं और उनकी अगली पीढ़ी में ये परिवर्तन पहुंचाए जाते हैं और अगली प्रत्येक पीढ़ी में भी ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। इंटरनेट मेरा मित्र। इंटरनेट की सहायता से विश्व के बंदरों की विविध प्रजातियों के छायाचित्र एवं जानकारी प्राप्त कीजिए। जाति उद्भव, स्पीसिएशन। प्राणी और वनस्पतियों की विभिन्न जातियों का निर्माण यह उत्क्रांति का ही एक परिणाम है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फल नक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को जाति, स्पीसीज कहते हैं। प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। उनका आहार, विहार, फल नक्षमता, प्रजनन, समागम, काल आदि भिन्न होता है। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बनी रहती हैं। परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए जनुकीय बदलाव जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय बदलाव भी जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन, जाति उद्भीवन, स्पीसिएशन होता है। मानवीय उत्क्रांति, ह्यूमन एवोल्यूशन। उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एककोशिकीय सजीवों से लेकर आज तक ज्ञात सभी जैव विविधताओं का सृजन हुआ दिखाई देता है। उसमें मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त निम्न आकृति के द्वारा बताई गई है। करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ, तब वन के जैसे दिखने वाले प्राणी, उनमें भी अधिक प्राचीन ऐसे थोड़े बहुत आधुनिक लैम्यूर के जैसे दिखने वाले प्राणियों से विकसित हुए होंगे। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ नष्ट हुई। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ। हाथों के पंजों में सुधार हुआ तथा वे एप जैसे प्राणी बने। कालांतर में ये शुरुआत हुआ। शेष एप जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी हुए तथा लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उनसे चिंपांजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व
एप की कुछ जातियों का विकास भिन्न रूप में होता हुआ दिखाई दिया। अन्न ग्रहण करने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए उनके हाथों का अधिक उपयोग होने लगा। शुष्क होने वाले वातावरण के कारण जब जंगल नष्ट होने लगे, तब यह एप पेड़ों से उतरकर नीचे आए। उनके कमर की हड्डियों का विकास इस तरह से हुआ कि वे घास वाले प्रदेशों में सीधे खड़े रहने लगे। तब उनके हाथ किसी भी उपयोग के लिए स्वतंत्र हुए। ये हाथों का उपयोग करने वाले, सीधे खड़े रहने वाले पहले मानव सदृश प्राणी लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित हमारे पास है, जो पूर्व अफ्रीका के रामपिथिकेस इस एप की है। आगे चलकर यह एप आकार में बड़ा हुआ तथा अधिक बुद्धिमान हुआ। करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के एप का विकास हुआ। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदृश प्राणी की रचना मानव, होमो, इस प्रजाति के सदस्य जैसी, अपने करीबी जैसी दिखाई देने लगी। इस तरह से कुशल मानव तैयार हुआ। करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ। उनका एशिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया इस भाग तक अधिवास रहा होगा। करीब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होते रहा तथा उसने अग्नि के उपयोग को खोज निकाला। करीब 50,000 वर्ष पूर्व के मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव होमो सैपियन इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य हो चुका था। निएंडरथाल मानव, यह बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण माना गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व क्रो मैग्नन मानव अस्तित्व में आया तथा उसके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा तीव्र गति से होता गया। करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों के झुंड पालने लगा। उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया। फिर संस्कृति का विकास हुआ। करीब 5,000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का आविष्कार हुआ तथा इतिहास की शुरुआत हुई। करीब 400 वर्ष पूर्व विज्ञान का उदय हुआ तथा 200 साल पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। अभी हम यहाँ तक आए हैं। फिर भी आज तक मानव वंश के उद्गम के विवरण की खोज जारी है।